हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारी 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। वेटेज की बात करें तो हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। वी ऑल नो एनसीईआरटी बायोलॉजी नीट प्रिपरेशन के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। तो स्टूडेंट, चैप्टर में आप देखेंगे कि हमें पंचानन माहेश्वरी, जिन्हें पी माहेश्वरी भी कहा जाता है, उनके बारे में बताया गया है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। चैप्टर में आने के बाद आप देखेंगे कि हमें बताया गया है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक निश्चित टाइम पीरियड तक ही जीवित रह सकता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसके जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो टाइम होता है, वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया है, जिनका एग्जाम्पल हमें नेक्स्ट पेज में दिया गया है। नीचे के पैराग्राफ में देखेंगे तो हमें बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कुछ दिनों का या कई हजार सालों का भी हो सकता है। अब जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है, वो उनके साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनिज्म हमारा साइज में छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा होगा, या जो ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा होगा। इस बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी में हमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक क्रो और पैरेट का और एक पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री का। क्रो और पैरेट दोनों ही बर्ड होते हैं, साइज में दोनों सेम होते हैं, बट इनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जो हमारा क्रो होता है, उसका लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू क्रो बहुत कम होता है, और जो हमारा मैंगो ट्री होता है, एज कम्पेयर टू पीपल ट्री, उसका लाइफ स्पैन भी कम होता है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसका लाइफ स्पैन उसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे है, उसे एक न एक दिन मरना ही है। सबकी डेथ निश्चित ही है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं होता है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब हमें बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी धरती पर निरंतरता बनी रहे, इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके बारे में हमें बताया गया है। आइए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप देखेंगे कि हमें, जो हमने लास्ट पेज में बताया कि हमें ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया है, और कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो इस पेज में दिया गया है। देख सकते हैं आप, क्रो का लाइफ स्पैन एंड पैरेट का लाइफ स्पैन दे रखा है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप देखेंगे कि हमें दिया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने ही समान नई संतति को जन्म देता है। उस ऑर्गेनिज्म की वृद्धि होती है, वो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है और अपने ही समान नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये उसके जीवन का चक्र कहलाता है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या करता है? जाति की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता रहता है। इसके बारे में और डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। अब हम देखेंगे कि हमें बताया गया है जो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी नई संतति उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है, वो 2 टाइप से होती है। रिप्रोडक्शन को यहाँ पे 2 टाइप से बताया गया है। एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारा? व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट
फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी जो नई संतति जन्म होती है वो सिंगल पेरेंट से और गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के बिना या उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। और जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। उनमें सिंगल पेरेंट्स नहीं, दो पेरेंट्स होंगे, अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स होंगे और दोनों गैमेट यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब हम और डिटेल में देखेंगे। हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल अपने जो पेरेंट होती है यानी कि पेरेंट मदर सेल के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है, बिल्कुल उसके समान दिखती है, इसलिए उसे हम क्लोन का नाम दे देते हैं। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में, इसलिए वो जो नई संतति होती है वो बिल्कुल दिखने में अपने पेरेंट्स के समान ही होती है। इसको समझाने के लिए हमें दो एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर ए हमारा दिया गया है ईस्ट का, जिसमें बडिंग फॉर्मेशन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है उसको बताया गया है। देखिए इसमें पेरेंट सेल था, पेरेंट सेल में हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होने लगा, देखिए, और फाइनली हमें दो अलग अलग बर्ड्स मिल गए ईस्ट के, एक हमारी पेरेंट सेल हो गई और एक हमारी डॉटर सेल हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर बी में आप देखेंगे हमें बताया गया है बाइनरी फिशन के बारे में, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है। इस एग्जाम्पल में हमें अमीबा में बाइनरी फिशन दिखाया गया है। इसमें देखिए, इसमें हमें दिया गया है कि एक पेरेंट मदर सेल थी जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था, इनका डिवीज़न होता है। डिवीज़न से देखिए यहाँ पे दो न्यूक्लियस आपस में डिवाइड होने लगे और डिवाइड होने के बाद लास्ट में इनका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी आपस में डिवाइड हो गया और उसके बाद हमें दो नई डॉटर सेल्स अमीबा मिल गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन होता है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। अब हम देखेंगे कि हमें बताया गया है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा में पाया जाता है और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप देखेंगे हमें बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। फिगर नंबर 1.3 एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इन एग्जाम्पल्स को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इवन इनके लेबलिंग को भी याद रखना है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए हमारा कुछ फंजाई और एल्गा का दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर ए हमारा क्लेमाइडोमोनास का है, इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जूस्पोर्स दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर बी हमारा पेनिसिलियम का है, इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कोनिडिया है। एग्जाम्पल नंबर सी हमारा हाइड्रा का है, इसमें बडिंग फॉर्मेशन के द्वारा नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर डी हमारा स्पॉन्जेस का है, स्पॉन्जेस में जेम्यूल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इससे नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन होता है, इन्हें आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे हमें बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में, जो कि है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन अमीबा और पैरामीशियम में पाया जाता है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जो हमारी सेल होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जो कि हमें एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा था, समझाया गया था लास्ट पेज में। अब हम आते हैं ईस्ट पे। ईस्ट में बडिंग फॉर्मेशन के द्वारा होता है, ये भी हमें डायग्राम फॉर्म में लास्ट पेज में समझाया गया था। इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। अब बताया गया है कि जो अमीबा होती है वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स का निर्माण कर देती है, जिससे स्यूडोस्पोर्स बन जाते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे अमीबा बन जाते हैं और एक सिस्टिक
फॉर्मेशन हो जाता है और अंत में क्या होता है, वो सिस्ट बस्ट कर जाता है, फट जाता है, जिससे बहुत सारे अमीबा बाहर आ जाते हैं। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे स्पोरुलेशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में पाया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आप देखेंगे हमें बताया गया है वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। कुछ डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे हमें प्लांट में होने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं, ठीक इसी तरह प्लांट में यूज़ करने के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म का यूज़ किया जाता है। तो कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बताया गया है और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया गया है। इनको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आइए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए हमारा पोटैटो का दिया गया है। पोटैटो में आई फॉर्मेशन यानी कि बडिंग के द्वारा नए पोटैटोज का निर्माण होता है। एग्जाम्पल नंबर बी हमारा है जिंजर का। जिंजर में राइजोम के द्वारा नए जिंजर का फॉर्मेशन होता है। अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर सी में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर सी है हमारा अगेव का। अगेव में बल्बिल के द्वारा नए अगेव का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल नंबर डी हमारा है ब्रायोफिलम का। ब्रायोफिलम में लीफ बड्स के द्वारा नए ब्रायोफिलम का निर्माण होता है। यहाँ पे नोच होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोच होती है। नोचेस से नए ब्रायोफिलम की लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट हमारा दिया गया है हाइकिंथ। हाइकिंथ में ऑफसेट के द्वारा नए हाइकिंथ प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन एग्जाम्पल को आपको याद रखना है विद डायग्राम और इनकी लेबलिंग। अब हम देखेंगे हमें बताया गया है कि मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। जो फंजाई और कुछ प्लांट स्पीसीज होती है इनमें स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें जूस्पोर्स कहते हैं। इन्हें हमने लास्ट पेज में डायग्राम के फॉर्म में देख रखा है। जो जूस्पोर्स होते हैं क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम दिया रखा था, ये मोटाइल टाइप के होते हैं। इन अंडरलाइन की हुई लाइन को आपको ध्यान में रखना है। और भी अदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे रखा है जैसे कि पेनिसिलियम का कोनिडिया के फॉर्म में, बडिंग से हाइड्रा में और जेम्यूल्स के द्वारा स्पॉन्जेस में। ये हमने बताया था। इन्हें भी आपको याद रखना है विद डायग्राम और इनके लेबलिंग के साथ। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज में आने से पहले आप देखेंगे हमें कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फॉर्म में। रनर, rhizome, suckers, tuber, offset and bulbils are capable of giving rise to new ones offspring। ये हमें asexual reproductive के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अन्य एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बताया गया है कि चूंकि asexual रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग होती है वो आपस में बिल्कुल समान होती है और जो उनका जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट के समान। अब हमें इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रा क्या करता है, अपने पार्ट्स को नए अन्य छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, उसके फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं और उन फ्रैगमेंट से नए हाइड्रा का निर्माण होने लगता है। अब हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं। हमें बताया गया है यहाँ पे टेरर ऑफ बंगाल यानी कि वाटर हाइकिंथ के बारे में, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। वाटर हाइकिंथ ये एक एक्वेटिक प्लांट है और ये एक खरपतवार यानी कि वीड्स होता है और ये बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है कि ये पूरे पानी में जो पानी ठहरा हुआ होता है एक जगह पे उसमें फैल जाता है
और उस पानी की सारी ऑक्सीजन को ये सोख लेता है। उसमें रहने वाले जीव जंतु, मछलियाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मर जाते हैं और उन पानी से बदबू आने लग जाती है। और ये इसमें जो क्या बोलते हैं प्रोपोगेशन होता है, ये बहुत तीव्र गति से होता है, जो कि हमने देखा ऑफसेट के फॉर्म में होता है। इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, इतनी जल्दी इसमें प्रोपोगेशन होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये इंडिया में इसके ब्यूटीफुल फ्लावर जो कि पर्पल कलर का होता है और इसकी लीफ की शेप बहुत सुंदर होती है, इस वजह से लाया गया था। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पाया जाता है और बहुत ही तीव्र गति से इसमें प्रोपोगेशन होता है। इसके बारे में और डिटेल में आप इकोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं, हमें बताया गया है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अन्य एग्जाम्पल के बारे में, जैसे कि पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहेलिया, इनमें होने वाले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। इन एग्जाम्पल्स को भी आपको याद रखना है। जैसे कि हमें बताया है कि बर्ड्स के फॉर्म में जिसे आई कहते हैं वो हमारा पोटैटो में पाया जाता है, और राइजोम के फॉर्म में बनाना और जिंजर में पाया जाता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो नोड्स होती हैं, एक स्टेम होगा, स्टेम में नोड्स होगा और एक बड़ा सा पार्ट्स होगा, वो इंटरनोड होगा। तो नोड से ही क्या होता है, नोड्स जो होता है वो वाटर और सॉइल के कांटेक्ट में आकर के नए पार्ट्स का, नए प्लांट का फॉर्मेशन करने लग जाता है और नया प्लांट हमारा ग्रो कर जाता है, उसमें से रूट निकल आती हैं। ठीक इसी तरह जो हमारा ब्रायोफिलम होता है, इसमें एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं इसके नोच से। नोच मैंने दिखाया था आपको डायग्राम में, लीफ के किनारे का जो पार्ट होता है वहाँ से छोटी छोटी रूट निकल आती हैं और वहीं से नई पत्तियाँ निकल जाती हैं ब्रायोफिलम में। अब हम देखेंगे, हमें बताया गया है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसीलिए ये बहुत कॉमन होता है। बट जैसे जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जीवों के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्थान ले लेता है। तो ऐसा क्यों, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे।